यस सर। हाँ, तो आज हम पढ़ लेते हैं। कल तो हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़े, तो आज हम अपने सीक्वेंस से चल रहे हैं, थोड़ा उसी को मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था पहला कि पाकिस्तान के हवाले से ना कि 47 से लेके 58 तक हमने पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल development which took place in our country since 1947 to 1958, since the first march start of first martial law। तो ये हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा decade of development or the decade of अयूब खान era। ठीक है जी। इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, व्हाट वाज हैपेंड ड्यूरिंग द एरा, ठीक है ना जी। एग्रीकल्चर, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ठीक है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। व्हाट वर द इन आवर second last lecture we have discussed about the downfall of Ayub Khan, that what were the major causes which was instrumental in the downfall of Ayub Khan। तो उसमें हमने पढ़ा, और एट द एंड वी हैव सेड दैट इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर पावर टू द देन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू द देन कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आगा जनरल मोहम्मद याह्या खान। ठीक है। in the constitution country abrogated the constitution of 1960। डिस्कस किया था कि You are now unmuted. You are now muted. उन्नीस सौ उनहत्तर में 25 मार्च 1969 को जो है ना प्रेशर, अवामी प्रेशर पे मुख्तलिफ फैक्टर जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी बुनियाद पर अयूब खान ने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। यार क्या किया जाए, एक मिनट जरा। अभी आवाज आ रही है जी? You are now सर, unmuted. अब आ रही You are है, now muted. क्लियर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बीच में ड्रॉप हुई थी, फिर ठीक हो गई। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑन 25 मार्च 1969 को अयूब खान जो हैं वो मुख्तलिफ उनके खिलाफ एहतजाज होते हैं, अपोजिशन के एहतजाज होते हैं, पोलिटिकल पार्टी में निकल आती हैं, स्टूडेंट्स निकल आते हैं, जो है ना मजदूर निकल आते हैं, और बेल आखिर अवामी दबाव पे अयूब खान को जो है ना वो इस्तीफा देना पड़ता है। और जब इस्तीफा वो देते हैं तो वो पावर जो है हैंडेड ओवर कर देते हैं जनरल याह्या खान के। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनरल याह्या खान ने खुद ही मजबूर किया अयूब खान को, उन्होंने निकाला। ठीक है जी, ये भी एक परसेप्शन है। बहरहाल मुल्क में जब जनरल याह्या खान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो जनरल याह्या खान ये कहते हैं जी कि उनको पहली अपनी तकरीर के दौरान I am a soldier and I have no political ambitions. The army would return to barracks. Soon the election would be held and the powers would be handed over to the representative of the people। यानी याह्या खान ये कहते हैं जी कि जो इक़्तिदार है वो हम हवाले कर देंगे लोगों के, अवामी नुमाइंदों के, और फौज सिर्फ इसलिए आई है कि मुल्क के हालात, मुल्क तबाही के दहाने पे था, मुल्क के हालात इंतहाई खराब थे, और फौज ने इसलिए आई है मुल्क में हमने मार्शल लगा दी है, और मुल्क में हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन करा के जो पार्टी जीतेगी
उस पार्टी को हम इक़्तिदार देंगे और फौज वापस चली जाएगी बैरक्स में। और जहीर खान ने ये भी कहा कि मैं तो भाई एक खालिद सिपाही हूँ, मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुल्क के हालात इंतहाई दगरगू थे, इंतहाई खराब थे। अच्छा, फिर मुल्क में मार्शल आर्ट भी लगा दिए जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जहीर खान जो है ना वो कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। मसलन जो सबसे एक अहम स्टेप जो जनरल याह्या खान के दौर में लिया जाता है वो है जी LFO। LFO LFO स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। जनरल याह्या खान इक़्तिदार में आते हैं और फिर ये 1970 में एक जारी करते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था जी? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये था कि इसमें बताया गया था जी कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसके लिए क्या क्या तरीकाकार होगा। ठीक है ना जी। इसमें जो एक बात तो ये थी गई कि इसमें कहा गया जी कि जो आइंदा इलेक्शन होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी ये कहा गया था कि इलेक्शन जो होंगे वो इस बुनियाद पर होंगे कि तमाम जो बालिग अफराद हैं 18 साल की उम्र तक के हैं उनको दे आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट एंड 1% वुड कास्ट 1 वोट। एक 1% 1 वोट की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे और हर बालिग शख्स को वोट देने का हक हासिल होगा। ये तो एक पॉइंट था जी लीगल फ्रेमवर्क का जो कि जनरल याह्या खान ने इशू किया। फिर एक और जो काम उसने किया वो था जी एबॉलिशमेंट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट को खात्मा, ठीक है जी, ये जनरल याह्या खान ने LFO में किया। LFO का जो एक पॉइंट था अडल्ट फ्रेंचाइज के तमाम लोगों को वोट का हक होगा, बालिग अफराद को 18 साल की उम्र के लोगों को, और 1% 1 वोट की बुनियाद पर इलेक्शन होगी। दूसरा जनरल याह्या खान ने क्या किया जी कि एंड ऑफ या एबॉलिशमेंट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का खात्मा। 1 यूनिट थी क्या जी? 1 यूनिट से मुराद ये है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था एक मरतबा कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा सूबा था। इट कंटेन 56% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल पाकिस्तान। यानी एक सूबा था और उसकी आबादी थी 56%। बंगाल, उसे बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान भी कहते थे। दूसरी जानब मौजूदा पाकिस्तान था जिसमें बहुत सारे सूबे थे या यूनिट्स थे, जिसमें सिंध था, जिसमें KP था, जिसमें पंजाब था, जिसमें फाटक था, जिसमें मुख्तलिफ रियासतें थी। तो ये बहुत सारे सिलसिला बनता था। तो क्या किया गया जी, अब सिलसिला ये बनाया गया कि 1955 में 1 यूनिट बना दी गई। 1 यूनिट से मुराद ये है कि वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी यूनिट थे, जिसमें बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, सरहद, फाटा, आजाद कश्मीर, जो भी एरिया आते हैं, उन तमाम को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया, एक सूबा बना दिया गया और इसका नाम रख दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 1955 में इन 1955 all the units were amalgamated and they were declared a single province which was named as West Pakistan. क्यों? इसलिए कि there was always a conflict between the Bengal and between the existing Pakistan upon the distribution of powers. ठीक है ना जी, and resources और ताकत के जो था। जी जी सर ये सेंटेंस फिर बोले जो भी पढ़ा था। मैंने ये आपको कह रहा हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इख्तियारात की तकसीम पे मसला था कि, और दूसरा जो वसाइल थे ना रिसोर्सेज, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये तकसीम पे इनके दरमियान झगड़ा चल रहा था ना। मसला ये होता था कि ईस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे जी हम 56% हमारी आबादी है, हमें सीटें भी 56% दी जाए, हमें बजट में पैसे भी इतने दिए जाए, हमें फिर नौकरियों में शेयर भी इतना दिए जाए, और ये बहुत सारे मसाइल थे। तो इन अच्छा अब
वेस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे जी आप एक सूबा हो, हम 56 आपको दे दें, तो बाकी हम जो 3 सूबे हैं और फाटा है और बलूचिस्तान है और ये सारे एरिया हैं, ये हम तो इनको हम क्या बचेगा फिर, ठीक है ना जी। तो दोनों के दरमियान ये झगड़े थे, तो इसको हल करने के लिए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट जो है ना, तो इसके लिए ये किया गया कि वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया, ठीक है। यानी जो मौजूदा पाकिस्तान है इसमें जो मुख्तलिफ सूबे थे इनका स्टेटस खत्म कर दिया। पंजाब का सूबा खत्म कर दिया गया, सिंध का सूबा खत्म कर दिया गया, केपी NWFP जो उस वक्त कहलाता था इसका सूबा खत्म करके इनकी तमाम असम्बलियों को भी खत्म कर दिया गया, और सिर्फ पूरा मौजूदा पाकिस्तान है इसको एक सूबा डिक्लेयर कर दिया गया। इस सूबे की फिर एक सिर्फ असम्बली होती थी और उधर से बंगाल की फिर एक असम्बली होती थी, तो ये किया गया 1955। अच्छा, अब जनरल याहिया खान ने क्या किया जी? जनरल याहिया खान ने ये किया कि ये जो 1955 में काम किया गया था ना, 1 यूनिट का काम, जनरल याहिया खान ने इस 1 यूनिट को खत्म कर दिया। उसने ये जो तमाम सूबे थे पंजाब और सिंध और NWFP इनको बहाल किया। उसने कहा नहीं, ये अब अलग-अलग सूबे होंगे, ठीक है ना जी। फिर उसने ये एक नया सूबे भी बनाया, दैट वाज बलोचिस्तान। एट दैट टाइम बलोचिस्तान वाज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोविंस। शुरू में ना 1955 तक भी ये कुछ इसे कमिश्नरी सूबा कहते थे। इस सूबे की कोई अपनी असेंबली नहीं होती थी, जिस तरह आजकल है ना सूबाई असेंबली बलूचिस्तान, ये नहीं होती थी। तो ये 70 में LFO के तहत जनरल याहिया खान ने ही gave status of province to बलोचिस्तान। तो ये था जी एक नया काम जो उसने किया। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि इसमें कहा गया कि इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन 1970, कि 1970 में अब इलेक्शन होंगे। LFO में ये भी कहा गया, और इसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन जो होंगे ऑन पार्टी बेसिस होंगे, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ पार्टीज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू पार्टिसिपेट देयर इन द इलेक्शन एंड टू मेक कैंपेन इन द इलेक्शंस, ठीक है जी। फिर इसमें एक और बात भी कही गई जो कि बड़ी अहम है, वो भी कि इसमें कहा गया, हाँ इसमें एक और है कि इसमें पहली मर्तबा ये कहा गया कि जो कौमी असम्बली होगी ना, इट वुड कंसिस्टेड ऑफ 313 मेंबर, 313 मेंबरान पर नेशनल असम्बली जो है ना वो कंसिस्ट होगी। वो उसका क्या होगा, यानी जो कौमी असम्बली के मेंबरान होंगे 313 होंगे, एंड देयर वुड बी 300 जनरल सीट्स एंड 13 सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें ये कहा गया कि 300 जो सीटें होंगी वो तो होंगी जनरल सीट्स जिन पे इलेक्शन कंटेस्ट होंगे, वाइल 30 सीट वुड बी रिजर्व फॉर दी वुमेन। 13 सीटें जो होंगी वो औरतों के लिए मुख्तस की गई इस LFO में, ठीक है जी। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है कि LFO में क्या होगा। LFO में एक तो ये किया गया कि 1 यूनिट को खत्म किया गया, ठीक है जी। तमाम सूबों जो है ना 1 यूनिट को खत्म करके जो है ना ये सूबे बहाल किए गए और बलूचिस्तान एक अलहदा सूबा बनाया गया, ठीक है ना जी। फिर मैंने आपको ये बताई गई कि ये पहली मरतबा कहा गया जो अयूब खान याहिया खान ने LFO जारी किया कि इलेक्शन वुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, के एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर बालिग नुमाइंदगी के हिसाब से, यानी तमाम लोग जो 18 साल की उम्र को पहुंची हुई हैं उनको वोट का देने का हक हासिल होगा, और 1% 1 वोट होगा, एक शख्स का एक वोट होगा। ये भी पहली मरतबा किया गया, वगैरह इससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कभी इलेक्शन नहीं हुई जनरल इलेक्शन। अयूब खान के दौर में जो इलेक्शन हुई उनमें सिर्फ 80,000 बंदों को वोट देने का हक था, और अयूब खान से पहले बिल्कुल वोट हुई ही नहीं थी जनरल, ठीक है नहीं। You are now muted.
सीट होगी नेशनल असेंबली, 300 फॉर दी वुमेन। एक और जो थी एंड ऑफ पैरिटी, पैरिटी का भी खत्म किया गया जी इसमें एलएफओ में। अब पैरिटी क्या है जी? मुसावात। पैरिटी ये थी, आवाज आ रही है जी मेरी? You are now unmuted. You are now सर muted. आ रही है। अच्छा जी, ये हाँ पैरिटी ये थी कि इसमें ये कहा गया कि 1955 बनाई गई थी, तो उसमें ये था कि जो सेना पंजाब, जो वेस्ट 1955 में वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बनाया गया था ना, ये तमाम जो मौजूदा पाकिस्तान है इसको एक सूबा डिक्लेयर किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है ना जी? तो अब हुआ क्या कि कहा गया जी कि ये जो सूबा है, तो अब मुल्क में दो सूबे हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान होगा ना, इसके दरमियान और की आबादी 56%, सॉरी हाँ ईस्ट पाकिस्तान की 44। तो ये कहा गया कि इन दोनों की पैरिटी से क्या मुराद, बराबर तकसीम होगी। मसलन कौमी असम्बली की तो 300 सीटें हैं, तो 150 जो दी जाएंगी इसको ईस्ट पाकिस्तान को, उतनी ही वेस्ट पाकिस्तान। याया खान ने एंडेड दी पैरिटी। याया खान ने कहा नहीं, असेंबली के डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन ऑफ सूबों की जितनी आबादी की पर होंगी, तो पैरिटी को उसने खत्म किया। यानी अब इसका क्या हुआ कि अगर भाई बंगाल की अब इसकी पॉपुलेशन ऑफ बंगाल इज 56%, then definitely they would be allocated 56% seats, and if the Punjab had 26% of population of the whole country, it would obtain 26 seats. ठीक है? And if Balochistan is the 2% of the whole population of the whole country, then definitely Balochistan would obtain 2% seats. तो ये था जी कि end of parity। आवाज आ रही है जी मेरी? You are now unmuted. You are now muted. अच्छा जी, मेरे पास शो हो रहा है कि शायद नहीं आ रही ना, मैं इसलिए पूछ सर बीच में यहाँ पे बात का वो डिस्कनेक्ट लिखा हुआ रहती है। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी आवाज मुझे साफ आ रही है। आवाज आ रही है सर, लेकिन बीच में से कटिंग शुरू हो जाती है, ड्रॉप होती है आवाज। कुछ समझ आया मैंने जो बात की है? जी जी, काफी समझ आई है। और सर ये द जनरल इलेक्शंस के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी पार्टी में इसमें वो तो पार्टिसिपेट आगे किया? बताएंगे, वो तो अच्छा, बताएंगे ना, पहले एलएफ बता लेना, स्टेप बाय स्टेप ठीक है चलेंगे ना। ठीक है, कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी था, इसमें जो पॉइंट था एलएफओ में एक और, कि इसमें यह कहा गया था कि जब इलेक्शन होंगे और मुख्तलिफ पार्टीज इलेक्शन जीत के आएंगी, तो दे आर रिक्वायर्ड टू मेक ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 days. If they fail to do so, they would dissolve, the assembly would be dissolved automatically and there would be new election. ठीक है ना जी? इसमें यह कहा गया कि जब असेंबली इक़्तिदार तो पहले इजलास जब होगा
बाद से 120 दिन के अंदर असेंबली जो है इसके लिए आइन बनाए। अगर वो आइन बनाने में नाकाम रहती है तो असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। ये व्हेन असेंबली यानी जब इलेक्शन हो जाएंगे, 313 मेंबरान मुंतखब हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके लिए क्या होगा कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे, पहला सेशन कौमी असेंबली का होगा, दिन के अंदर वो मुल्क नए आइन बनाएंगे। अगर वो 120 दिन के अंदर आइन नहीं बना सकते तो फिर ये असेंबली वाले सारे लोग घर जाएंगे और दोबारा इलेक्शन होगा। You are now unmuted. You are now muted. वो सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं।